बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, इनलैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए जो सेल्स टैक्स एक्ट का चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं, बुक कीपिंग, इनवॉइसिंग एंड रिक्वायरमेंट। इसके अलावा बाकी के चैप्टर्स भी हो चुके हैं। चैप्टर 5 का भी लिंक आप ऊपर राइट कॉर्नर में देख सकते हैं, और इसके बाकी भी जो है ना लेक्चर्स आप लाजमी देखें ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 22 रिकॉर्ड्स। हर रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है तो उस पर लाजमी है कि वो जो भी अशिया ख़रीदे या इंपोर्ट करे और जो सप्लाई करे जिसमें गुड्स भले वो ज़ीरो रेटेड भी शामिल हैं, ठीक है, तो इन पर जो है वो उसको चाहिए कि वो ख़ुद जो है ना करे या इसका एजेंट करे। तो ऐसे कारोबार का मुकम्मल रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, ठीक है। फिर वो चाहे उर्दू में मेंटेन करे या इंग्लिश में करे। ए में कह रहा है कि जो सप्लाईज़ कौन कौन सी चीज़ें, यानी ये चीज़ें बता रहा है कि जो सप्लाईज़ इसने की, इनकी डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और मालियत, और जिसे सप्लाई की इसका नाम, एड्रेस और जितना टैक्स इसके ऊपर बनता है, ठीक है, या टैक्स चार्ज किया गया, उसकी डिटेल सारी जो है ना वो उसने मेंटेन करनी है अपने रिकॉर्ड में। बी में कह रहा है इसी तरह जो अशिया ख़रीदी गई उनका भी रिकॉर्ड, ठीक है, मुकम्मल जो है ना रखना है, जैसे उनकी डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ गुड्स, नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर जो सप्लाई करने वाला है उसका, और जो है ना जो भी चीज़ें, अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन परचेजेस, जो भी चीज़ें ख़रीदी, ठीक है, उनके ऊपर टैक्स कितना दिया। सी में कह रहा है कि इंपोर्ट की गई अशिया की डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और मालियत और अदा किया गया टैक्स। डी में कह रहा है कि अशिया ज़ीरो रेट और जिन पर टैक्स की छूट है वो। डी ए में कह रहा है कि डबल्स एंट्री सेल्स टैक्स अकाउंट उसको मेंटेन करना, जिसमें डबल एंट्री सेल्स टैक्स अकाउंट होता है, वो पहले भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ई में कह रहा है कि इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, सैलरी और लेबर बिल्स, रेंटल एग्रीमेंट, सेल परचेज एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट, इन सब का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन उसने करना है। फिर ई ए में कह रहा है कि रसीदें और जो पासेस, गेट पास वगैरह, उनसे मुतल्लिक जो भी गेट से होंगे वो भी महफूज रखने हैं। एफ में कह रहा है ऐसा कोई भी और रिकॉर्ड जो बोर्ड का हुक्म हो कि मेंटेन करे। फिर 1A में कह रहा है कि बोर्ड अगर चाहे तो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को ये हुक्म जारी कर सकता है कि वो अपने कारोबार की लेन देन के लिए फ़लाँ बैंक में अकाउंट जो है ना उसका इस्तेमाल करे। वो जो बोर्ड गएगा उस बैंक का अकाउंट वो इस्तेमाल करेगा और टैक्स भी वहीं पर अदा करेगा। 2 में कह रहा है कि बोर्ड मज़ीद चाहे तो किसी भी टैक्सेबल जो है ना शख्स को कोई भी और रिकॉर्ड मेंटेन करने का हुक्म दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर वो चाहे बोर्ड तो उसको हुक्म देगा कि आप ये भी रिकॉर्ड मेंटेन करो। 2A में कह रहा है कि मज़ीद किसी भी शख्स को इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर इस्तेमाल करने का हुक्म भी बोर्ड दे सकता है जो कि बोर्ड से अप्रूव्ड हो। फिर यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी जैसे कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर में आप उसको भी महफूज करेंगे, और लेकिन वो कौन बताएगा, वो बोर्ड बताएगा। ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जिसके अकाउंट का 1984 कंपनीज एक्ट के तहत ऑडिट हो चुका है तो उसे ऑडिट की एक कॉपी और सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसमें टैक्स की अदायगी ज़ाहिर हो, जमा करवाना होगा। सही है जी। अब है टैक्स इनवॉइसेस। तो इसमें फर्स्ट क्या है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हो उसे टैक्सेबल सप्लाई करते वक्त एक इनवॉइस जारी करनी होगी जिस पर सीरियल नंबर हो और नीचे दिए गए पर्टिकुलर्स लाजमी उसमें हों। कौन कौन से पर्टिकुलर्स हैं, जैसे ए में है सप्लायर का नाम, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर। बी में है वसूल या लेने वाले का नाम, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर, और NIC या NDN नंबर। अगर वो बंदा अनरजिस्टर्ड है तो उसका NIC नंबर चल जाएगा और वही उसका NTN नंबर होता है। तो इसमें वो रिटेलर शामिल नहीं जिसकी 1 लाख से ज़्यादा सेल नहीं होती, ठीक है, यानी वो कम होती है और डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए लोग उससे ख़रीदते हैं, ठीक है, ऐसा गाहक उसको कहते हैं। फिर 2 में कह रहा है कि जो शख्स सेल्स टैक्स या रिटेल टैक्स अदा कर रहा है, इसके अलावा कोई भी शख्स इनवॉइस जारी नहीं कर सकता, ठीक है जनाब।
फिर है 3 कि एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिकली भी जारी कर सकता है, यानी वो कंप्यूटर के थ्रू ईमेल वगैरह भी कर सकता है, और इसके साथ साथ बोर्ड और कमिश्नर को भी वो भेजेगा वही, लेकिन इसकी शराइत और हदूद और कवायद जो बोर्ड ने तय किए हैं वो उसके तहत होगा सारा कुछ। सही है, जिस तरह का पैटर्न होगा, जिस तरह का सॉफ्टवेयर बोर्ड कहेगा, और जिस तरह का जो है ना उसमें एंट्रीज होंगी वो सारी ऐड करेगा, फिर भले वो उसको हार्ड कॉपी में दे या सॉफ्ट कॉपी में, सिंपली ऐसे समझ लें आप। फिर है 24 रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर 6 ईयर्स। ठीक है, इस एक्ट के मुताबिक रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट टैक्स के पीरियड के बाद, यानी जिस साल का टैक्स है, ठीक है, उस साल के ख़त्म होने के बाद 6 साल तक महफूज रखने होंगे, और तब तक जब तक किसी अपील, रेफरेंस पिटीशन या किसी और प्रोसीडिंग का फैसला ना आ जाए तब तक भी रखने, यानी 6 साल से ज़्यादा अगर कोई केस आपका चल रहा है, ठीक है, अपील आपने की हुई है या रेफरेंस दायर किया हुआ है, तो उसका जब तक डिसीजन नहीं आ जाता तब तक आपने महफूज रखने हैं डॉक्यूमेंट्स। सही है। फिर है, और ऐसा ऑफिसर 1 साल में 1 बार ऑडिट कर सकता है जिसे कमिश्नर ने ऑथोराइज किया हो। सही है, अच्छा सॉरी मैं गलत पढ़ गया, एक्सेस टू रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स। सही है, तो अब 25 में क्या कह रहा है कि और जब कमिश्नर किसी शख्स से रिकॉर्ड मांगे तो उसे खुद या अपने एजेंट के ज़रिए जो है ना वो पेश करने होंगे वो डॉक्यूमेंट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिकली डेटा की सूरत में, यानी अगर वो हार्ड में नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी में फिर कैसे देगा। ठीक है, तो उसकी सूरत में मशीन तक रसाई देनी है, जहाँ पर वो सेव है या सॉफ्टवेयर में है तो वहाँ इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को उसको असेस देना है। सही है, उसके पासवर्ड वगैरह उसको लगा कर देने हैं ताकि वो उसको चेक कर सके। 2 में है 25 का 2 में बात कर रहा है कि ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू का कौन होगा, साल में 1 बार ऑडिट कर सकता है जिसे कमिश्नर ने ऑथोराइज किया होगा। सही है, मजीद उसमें कह रहा है कि अगर 2A में है कि अगर सेक्शन 25 के ज़रिए सब सेक्शन 2 को पूरा करने के लिए कमिश्नर ऑडिट की समाअत वीडियो लिंक के थ्रू भी कर सकता है, लेकिन अगर उसको ये है कि शक है कि भाई इस बंदे ने टैक्स की चोरी की है, ठीक है, टैक्स में छूट हासिल की है, तो वो किसी भी ऑफिसर को जो असिस्टेंट कमिश्नर से कम ना हो उसको ऑथराइज़ करेगा। ठीक है, ताकि वो मालूमात और इंक्वायरी कर सके। सेक्शन 38 के तहत मज़ीद बेशक किसी भी बंदे के अकाउंट का ऑडिट जो है ना वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने किया हो, फिर भी इनलैंड रेवेन्यू का ऑफिसर ऐसे शख्स का ऑडिट दोबारा कर सकता है। सही है, ये इसमें है। फिर अगर आगे 3 नंबर पे है, ऑडिट करने के बाद इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर एक ऑर्डर जारी करेगा। कौन से तहत सेक्शन के तहत, सेक्शन 11 के तहत मुकम्मल तफसील हासिल करने के बाद। ठीक है, 4 और 4A ओमिटेड है। 5 में कह रहा है कि सेक्शन 33 के बावजूद अगर किसी शख्स को ऑडिट का नोटिस मिलने से पहले ठीक है वो तैयार हो जाए, जितना उसने टैक्स उस पर बनता है या उसने चोरी किया है, ठीक है, या छूट हासिल की है, ठीक है, वो अदा करे, और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज यानी जो उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लगेंगे, यानी वो पैसे उसने नहीं दिए तो उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लगेगा, पेनल्टी इससे अलग होती है। सही है, तो वो भी अदा करे, तो फिर ऐसे शख्स को पेनल्टी नहीं लगेगी अगर वो नोटिस मिलने से पहले तैयार हो जाता है। अब नोटिस के दरमियान में अगर तैयार होगा तो उसकी नीचे पड़ते हैं। ठीक है, ये कह रहा है ना, देखें, प्रोवाइडेड दैट कि अगर वो ऑडिट के दौरान या शोकाज नोटिस मिलने से पहले, यानी ऑडिट हो रहा है अभी, पहले सिर्फ था कि उसको नोटिस अभी मिला नहीं था और ऑडिट से भी पहले, अभी ऑडिट के दौरान अगर वो तैयार हो जाता है और नोटिस मिलने से पहले, शोकाज नोटिस मिलने से पहले, तो उसको टैक्स देना होगा जो उसने कम दिया, और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी अदा करने होंगे। ठीक है, तो उससे सेक्शन 33 के तहत 12% पेनल्टी लगेगी, सिर्फ 12%। ठीक है, पूरी पेनल्टी नहीं लगेगी अगर वो ऑडिट के दौरान मान जाता है। फिर प्रोवाइडेड दैट नीचे कह रहा है कि अगर उसे शोकाज नोटिस मिल गया, अब देखें शोकाज नोटिस मिल गया, ठीक है, और वो फिर तैयार होता है, सही है, तो उसे जितनी रकम उसने टैक्स इवेड की, टैक्स की चोरी की, वो देनी है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी देना है, और पूरी पेनल्टी उसको अब पेनल्टी की रकम जो सेक्शन 34 के तहत है उस पर लगेगी, और वो सब जमा करवानी होगी, तब जाके शोकाज नोटिस उसका
ख़त्म होगा। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन नीचे है कि सेक्शन 25, 38, 38A, 38B और 45A को पूरा करने के लिए बोर्ड कमिश्नर और दूसरे इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर की पावर और इख्तियारात सेक्शन 72B से आज़ाद हैं। ठीक है, यानी सेक्शन 72 में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इनके ऊपर, ठीक है, उसमें जो इख्तियारात हैं वो इससे अलग हैं। सही है, और जो भी 72B में सेक्शन में है वो बोर्ड कमिश्नर और ऑफिसर्स के ऑडिट के इख्तियार को या फिर उसकी स्टॉक अकाउंट या रिकॉर्ड तक किसी भी रसाई तक उसको महदूद नहीं करता, यानी वो इससे वो आज़ाद है। ठीक है, उसमें जो अगर वो कोई चीज़ इसके ख़िलाफ़ होगी ना तो वो अलग चीज़ है। इसमें जो पावर दिए गए हैं वो लाजमी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, आप इस तरह समझ लें। फिर है ड्राइंग ऑफ सैंपल 25A कि अगर कोई इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर टैक्स की मालूमात या उसकी मालियत को चेक करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए चाहे तो वो किसी भी मटेरियल का सैंपल ले सकता है। यानी एक जगह पर मटेरियल है बहुत ज़्यादा तो उसका छोटा सा सैंपल ले लिया, थोड़ा सा वहाँ से उठा लिया ताकि पता चले कि इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है। सैंपल लेते वक्त जिस बंदे के पास वो मटेरियल मौजूद है, यानी जो उसका ऑनर है या एजेंट है, तो उसे बताया जाएगा और सैंपल पर उसके दस्तखत भी करवाए जाएंगे और उसे भी एक ऐसा ही सैंपल दे दिया जाएगा, यानी वैसा ही सैंपल है उसको भी दे दिया जाएगा। ये नहीं हो बाद में वो बोले कि ये मेरा तो मटेरियल है ही नहीं। ठीक है, उसी तरह का सैंपल एक खुद उठाएगा, एक उसको देगा, ताकि पता चले कि इस डेट पे, इस टाइम पे यहाँ पर कौन सा मटेरियल पड़ा था। सही है, तो वो भी अपने रिकॉर्ड के तौर पर रखेगा। इस सैंपल की एक रिसीट बनाई जाएगी जिससे एक रजिस्टर्ड पर्सन को भी कॉपी इसकी दे दी जाएगी। ठीक है, और रिकॉर्ड के लिए, और वही RTO रीजनल टैक्स ऑफिस में भी जमा करवा दी जाएगी। फिर है 25AA ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट्स, यानी कमीशन या इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर किसी दो अशखास के दरमियान टैक्सेबल सप्लाई की कीमत को मालूम कर सकता है। ठीक है, वो डिटरमिन कर सकता है ताकि असल मार्केट वैल्यू का पता चल जाए। तो अगर वो ट्रांजैक्शन करीबी कहीं पर हो रही है, सही है, ताकि उसको ट्रांजैक्शन की उसकी एक्चुअल वैल्यू का पता चले। तो ये था चैप्टर 4। चैप्टर 5 का भी लिंक आप आखिर में देख सकते हैं इस वीडियो के, वो वीडियो भी आ गई है। तो अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।